हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का शाम की सीटेट की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको बताया था सीटेट की और सुपर टेट की क्लास आपकी अल्टरनेट वे में डेली चलती रहेगी और डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं उन क्लासेस को देख सकते हैं। सीटेट की क्लासेस के अंतर्गत आपकी ये पेडोलॉजी की क्लास नंबर 32 है। 32 क्लास है, यानी कि 31 क्लास इसके पहले हो चुकी हैं। ये पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग पेडोलॉजी को ही कवर कर रहे हैं। पूरी व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को हिंदी में बहुत अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। और निश्चित मानिए पूरे आपके 75 क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे। आज की क्लास है हिंदी का टर्न, तो आपको मिलेंगे हिंदी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा और देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। जो भी आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में नीचे करके ज़रूर बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। ऐसे ही क्लासेस डेली आती रहती हैं। डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है। नवाचार यानी कि किस तरीके से, नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है नवाचार का प्रयोग करते हुए। तो कौन सा ऐसा नहीं है, नहीं के रूप में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है व्याख्यान विधि, आईसीटी, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन या फिर परियोजना विधि। तो दोस्तों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो कि नवाचार के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सीधे सीधे आपको पता लग गया होगा व्याख्यान विधि। पहली बात तो व्याख्यान विधि का प्रयोग जब तक स्नातक ना हो तब तक नहीं किया जाता। दूसरी चीज, ये कोई नई विधि नवाचार के रूप में नहीं है, बल्कि आजकल हिंदी शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, आईसीटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है और प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। व्याख्यान विधि जो है वो परंपरागत शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। तो इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सस्वर वाचन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए। सस्वर वाचन यानी कि बोल बोल कर पढ़ना, सस्वर यानी कि स्वर सहित पढ़ना, बोल बोल कर पढ़ना, इसमें क्या नहीं होना चाहिए। सब आपके नहीं वाले क्वेश्चंस ही हैं, अच्छे से समझिए और आंसर करिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका देखिए जल्दी से। मानक भाषा का प्रयोग, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, आत्मविश्वास के साथ वाचन, या फिर अगला दिया गया विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है और सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए जल्दी से, सेकंड नंबर ऑप्शन, स्थानीय बोलियों का प्रभाव। ये नहीं होना चाहिए। सस्वर वाचन के अंतर्गत क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। सस्वर वाचन जो होता है बच्चों के द्वारा किया जाता है, स्वर सहित पढ़ना होता है, और इसमें जब मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करेंगे, आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे, बिना चिन्हों की गलती किए पढ़ेंगे, तो वो आपका सबसे अच्छे ढंग से माना जाता है। इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस विधि के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, यानी कि कौन सा इसमें शिक्षण विधि दी गई है जिसमें कि मौन पठन ज़्यादा प्रभावी माना जाता। बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से आपको बता चुके हैं। संवादात्मक कहानी, कविता, एकांकी या फिर निबंध। तो दोस्तों, मौन पठन के अंतर्गत जो आपकी मुख्य विधा आती है, जो कि हमने आपको हर बार बताया है, वो मुख्य रूप से आपकी कौन सी विधा आती है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों निबंध। फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो आपकी विधाएं हैं ये बोल बोल कर पढ़ी जाती हैं, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फोर्थ नंबर ऑप्शन। लिखित सामग्री जो कि बिना आवाज़ के पढ़ी जाती है वो मौन वाचन के अंतर्गत आती है। और निबंध एक ऐसी चीज़ है जिसे एकाग्र चित्त होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम अपने मन में भी पढ़ सकते हैं, बोल बोल कर पढ़ना कोई इसमें ज़रूरी नहीं होता है। तो इसका आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए, काफ़ी लोग एकांकी समझे होंगे, लेकिन निबंध जो है मौन पाठन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एकांकी पाठों का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है। एकांकी पाठ जो होता है इसका सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है। एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचित कराना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने का क्षमता विकास करना, या फिर एकांकी लिखना सिखाना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एकांकी होता क्या है। तो दोस्तों, एकांकी एक प्रकार के नाटक का एक रूप होता है, यानी कि जो छोटा नाटक होता है जिसमें कि 1-2 अंक होते हैं, उसे हम एकांकी नाम से जानते हैं। और नाटक का जो वाचन होता है वो पाठक विभिन्न पात्रों के हिसाब से अलग अलग रूप में करता है। तो सबसे प्रमुख उद्देश्य जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता, यानी कि अलग अलग रूप में। नाटक में क्या होता है, बहुत से पात्र होते हैं, उनके अलग अलग संवाद होते हैं, अलग अलग बोलियां होती हैं, तो उसका प्रयोग करना एकांकी का भी प्रमुख उद्देश्य होता है। नाटक में भी आपको यही आंसर करना, नाटक सम और एकांकी लगभग एक ही होते हैं, बस नाटक थोड़ा बड़ा होता है, एकांकी उसका छोटा रूप होता है, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो 4th नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि, भाषा शिक्षक का क्या दायित्व होता है, लैंग्वेज टीचर जो होता है इसका दायित्व सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे, सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने, या फिर सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, जो भाषा शिक्षक का एक दायित्व होता है जो कि उसे करना ही चाहिए, ये क्या कहलाता है, तो आपका सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भाषा शिक्षक के लिए। जब तक उसको बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास क्षमता के बारे में नहीं पता होगा तब तक बच्चों को सिखाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बहुभाषिकता जो है यहाँ के विद्यालयों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और बहुभाषिकता के लिए सबसे प्रमुख यही है कि सबसे पहले शिक्षक उनकी भाषाई क्षमता को देखे, समझे और परखे, उसके बाद शिक्षण कार्य प्रभावी माना जाएगा। इसका आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आंसर जरूर करते रहिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस भी पसंद आ रही होंगी, अगर आ रही हो तो पुरानी क्लासेस को भी जाकर के देखेगा, कुछ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कल शाम की क्लास आपकी सुपर टेट की आई थी। ऐसे ही डेली आपके एक ना एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, क्लासेस को लेकर आते हैं। क्लासेस को डेली पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के पुरानी क्लासेस को भी देखते रहिएगा। बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता बताना है आपको। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है, या फिर एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही दिया गया। तो दोस्तों ये बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, यानी कि बच्चे की अपनी जो अस्मिता होती है, उसकी जो एक प्रकार से कह सकते हैं बच्चे को कैसे पहचाना जाए, तो ये उसकी भाषा ही होती है। तो इसका आपका 2nd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुभाषिकता एक चुनौती जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसी बाधा नहीं होती है, कोई समस्या के रूप में हम नहीं ले सकते हैं इसको। ये बच्चे का, ये शिक्षक का कार्य होता है कि बच्चे की बहुभाषिकता को बनाए रखते हुए उसे भाषा शिक्षण कराना, उसको अच्छे से अच्छा ज्ञान कराना। तो ये भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग माना जाता है बहुभाषिकता को, और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करना होता है। इसका आपका 2nd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पढ़ना कौशल में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल यानी कि पठन कौशल जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी, या फिर द्रुत गति से पढ़ना। तो दोस्तों हमने आपको 4 कौशल बताए थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसमें पढ़ना कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी चीज़ को पढ़ना यानी कि गढ़ना, यानी कि उसका अर्थ समझना, अर्थ ग्रहण करना, यही पढ़ना गढ़ना कहलाता है। इसका आपका 2nd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के शब्द को समझकर उसका जो अर्थ होगा उसको ग्रहण करना ही पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से देखते रहिए, पूरी व्याख्या के साथ आपको क्वेश्चन समझाते चल रहे हैं। बहुभाषिकता कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। बहुभाषिक कक्षा है और उसमें कौन सी गतिविधि सबसे उचित है। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार बोलिए, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, या फिर लठ खत शब्दों को हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि रटना हमेशा गलत है, कोई भी चीज़ हम बार बार अभ्यास नहीं करा सकते हैं, बार बार बुलवा नहीं सकते हैं। तो बचा क्या, जो आपके दैनिक जीवन से या फिर आपको पढ़ाया जा रहा प्रत्यक्ष रूप से वो ज़्यादा प्रभावी होगा। इसलिए 3rd नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक और कुआं। चूंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से पाठ में पढ़ा है तो निश्चित तौर पर उसे समझ में आया होगा, और वो अपनी भाषा में इनका जब प्रयोग करेगा, अपनी भाषा में बताएगा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो सीखा होगा वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन का
थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं वाला चुनना है आपको। कौन सा कथन उचित नहीं है? यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, या फिर यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। तो कौन सा के संदर्भ में उचित कथन नहीं है? जो आपका CCE है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, इसके अंतर्गत जो गलत ऑप्शन दिया गया वो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया? सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने और क्षमता के तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन ये थोड़े गलत रूप में दे दिया गया, वही आपको सही करना है। तो इसमें आपका सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? वैसे अगर गलत ऑप्शन लिया जाए, सेकंड नंबर ऑप्शन है कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करना। 1 सेकंड का समय चाहेंगे, चारों ऑप्शन चलिए पढ़ लेते हैं पहले। यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए मूल्यांकन करता है। अगला, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में विभाजित करता है। तो ये वाला भी अलग हो गया आपका। इसका अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। अगला आपका यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसके आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो सीटेट में सही आंसर माना गया वो थर्ड नंबर ऑप्शन ही सही है। सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये सीखने की क्षमता और तरीके में बदलाव नहीं करता, ना ही उनकी जानकारी देता है। सिर्फ बच्चे के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण उसके लगातार कैसे मूल्यांकन किया जाए और कैसे उसका सर्वांगीण विकास किया जाए, इन सभी चीज़ों पर बल देता है। आप लोगों को जो सही ऑप्शन लगता हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है। आप क्या करेंगे? उसे प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना है। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें, या फिर कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, या फिर धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप क्या करेंगे? ये पूछा गया, कौन सा ऑप्शन सही है? चूंकि अब वो बार बार हिंदी में अटक रही है, तो क्या करेंगे? धैर्य रखते हुए, यानी कि कोई भी किसी प्रकार के उसके ऊपर डांटेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, प्रेशर नहीं देंगे। धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बार बार उसे प्रोत्साहित करेंगे कि अपनी भाषा में वो इन बातों को बार बार बोले, ताकि उसे जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। दोस्तों आज के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, पूरे क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्वेश्चन 10 थे, हिंदी के क्वेश्चंस थे। बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, क्लास कैसी लगी। और सीटेट पेडागोजी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे ही दिया गया, वहां पर जाकर आप 32 क्लासेस को देख सकते हैं। कम से कम समय में पूरी व्याख्या के साथ आपको सभी क्वेश्चन समझाए गए। क्लास पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। बताइएगा क्लासेस कैसी लगी, आगे और क्लासेस आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। करंट अफेयर की क्लास सुबह 6:30 बजे आती है, उसको भी जरूर देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।